Hi friends, what's up? Welcome to my channel. Myself Abhishek Bansal. I take law and audit for both inter and final. So आज का जो ये वीडियो होगा बेटा, आज का जो सेशन है, in this session we're going to discuss the amendments which are applicable for inter law. एंड केस अगर आप IPCC दे रहे तो आपके लिए भी वही कॉमन अमेंडमेंट्स होंगे कुछ. तो कुछ अमेंडमेंट्स आ गए थे अभी December 21 अटैम्प्ट के लिए. एज सच ज़्यादा कुछ चेंज है नहीं. बहुत जगह पर पेनल्टी चेंज हुई है बिकॉज ऑफ कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट वहाँ पर. एंड कुछ सर्कुलर्स आए थे जिसके से कुछ क्लैरिफिकेशंस हैं, कुछ सेक्शन ओमिट कर दिए गए हैं, कुछ सेक्शन में छोटा मोटा चेंज आ गया है. 35 पॉइंटर्स होंगे हमारे पास जो हमें डिस्कस करने होंगे. आप अगर कोई और टीचर की बुक से लेकर पढ़े हो तो वो मैंने चैप्टर का नाम लिखा हुआ है. अपने वालों मैंने पेज नंबर भी लिखा और चैप्टर नाम भी लिखा है. तो आपको वहाँ पर नेसेसरी चेंज करना होगा. जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स होंगे जहाँ पर इंस्टीट्यूट अपने को पूछ सकते हैं, जैसे कहीं पर डेज चेंज हो गए हैं, ठीक है, कहीं पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हिल गया है वहाँ पर, तो वो मैं आपको मार्क करा दूंगा. बाकी तो मेन पेनल्टी चेंज है. कुछ चीज़ें हट गए, कुछ चीज़ें ओमिट हो गई है बुक से, वो अपन करने वाले. ये शीट आपको कहाँ से मिलेगी? इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन आपको वहाँ पर नोट्स का लिंक दे रखा होगा टू डाउनलोड अमेंडमेंट नोट्स. आप वहाँ से वो नोट्स ले सकते हैं. ठीक है, सो फटाफट आ जाइए. अपनी जो लॉ की बुक होगी आपके पास, अगर कोई मॉड्यूल है, कोई और ऑथर की बुक है, कोई टीचर की बुक है, आपके क्लास नोट्स है, अपने वाले अपने बुक निकाल लीजिए. लेट्स डिस्कस वन बाय वन. अदर लॉज है हमारे जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से आपको पता है ऑलरेडी वो प्रोटेस्ट वाला आंसर, रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला, वो हट गया था वहाँ पर. ठीक है, फिर पार्टीज टू NI वो वाला आंसर भी हट गया. तो उससे आंसर में कोई चेंज नहीं, वो डिलीट हो गया. ठीक है, मतलब वो पढ़ना ही नहीं हमें. तो 2-3 क्वेश्चन जो नेगोशिएबल वाले थे वो पढ़ने नहीं अपने को. अपनी बुक में सेकंड लास्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, सॉरी सेकंड लास्ट एंड थर्ड लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, वो हुंडी के ऊपर वाले जो क्वेश्चन, रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला एंड प्रोटेस्ट वाला, वो नहीं पढ़ना है आपको. जनरल क्लॉसेस में कोई अमेंडमेंट नहीं है. इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में तो क्या ही अमेंडमेंट हो गया, पूरा चैप्टर ही अलग इंग्लिश में चलता है, बराबर, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं. कंपनीज एक्ट में कुछ है 5-6 चैप्टर में जहाँ पर ज़्यादा चेंज है, जहाँ पर इंस्टीट्यूट अपने को छेड़ सकता है. आ जाइए, लेट्स डिस्कस वन बाय वन. सो पहला जो हमारा अमेंडमेंट एफ यू सी ऑन द स्क्रीन, बेटा ये नोट्स आपको मैंने बताया अभी यूट्यूब में नीचे डिस्क्रिप्शन होगा, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. सो पहला जो चेंज है बेटा चैप्टर नंबर 2 पेज 118, नॉमिनेशन बाय द सब्सक्राइबर और द मेंबर ऑफ OPC. अब पुराना क्या था मेरे को याद नहीं है, आप नया वाला पढ़ोगे. अपन ऐसा बोलते हैं कि ओनली अ नेचुरल पर्सन एंड अ रेसिडेंट इन इंडिया. अ नेचुरल पर्सन वाज एन इंडियन सिटीजन एंड रेसिडेंट इन इंडिया, बराबर, ऐसा बोलते थे. अब वहाँ पर क्या चेंज हो गया है? सर, इट मे बी नोटेड दैट ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन वेदर रेसिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज. वैसे वेदर रेसिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज मतलब अगर वो विदेश वाला भी हुआ तो भी वो OPC शुरू कर सकता है एंड वो उसका नॉमिनी बन सकता है. पहले हमेशा अपन क्या बोलते थे, वो ही हैज टू बी अ रेसिडेंट इन इंडिया. पहले हमेशा अपन ये बोलते थे. अब क्या हो गया? सो वेदर रेसिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट OPC एंड शैल बी द नॉमिनी फॉर द सोल मेंबर ऑफ OPC. तो क्या चेंज है बेटा? ये वाला चेंज. अच्छा, अब रेसिडेंट इन इंडिया कितना हो गया? डू नॉट मिक्स इट विद योर DT. आपके DT के टीचर अलग है. हमेशा मैं बोलता हूँ लॉ अलग है, DT अलग है, A भी अलग है, B भी अलग है. समझ रहे होंगे आप क्या कह रहा हूँ मैं, बराबर? तो दोनों अलग अलग चलते अपने. So it says here the term resident in India means a person who has stayed in India for a period of not less than 120 days. Not less than 120 days मतलब बेटा minimum 120 days, minimum 120 days during the immediately preceding financial year. तो when you talk about OPC, वहाँ पर मेरे को DT वाला नहीं देखने का, मेरे को minimum 120 days देखने का. तो पहला चेंज तो ये है. So chapter 2 page 118. Chapter 2 page 118. ऐसा कुछ देखेगा आपको. OPC ओनली अ नेचुरल पर्सन हुज एन इंडियन सिटीजन एंड रेसिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज, बराबर. फिर ये वाला जो पॉइंट है, इट में बी नोटेड दैट रेसिडेंट इन इंडिया मींस कितना हो जाएगा अभी बेटा? 120 डेज ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. पीछे वाला ईयर, ठीक है, ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. पिछला साल देखना है 120 डेज. तो कहाँ चेंज है मैंने आपको बता दिया. क्लियर? ऐसे मैंने रेफरेंस दे रखा है, ध्यान रखना. रेलेवेंट पॉइंट पे जाए, वहाँ पर चेंजेस कर लीजिए. या अगर किसी को, और ये शीट को भी डाउनलोड करके रखिएगा. अगर पॉसिबल है प्रिंट निकालना तो प्रिंट निकलवा लीजिएगा. अपने दोस्तों से जो आर्टिकलशिप जा रहे होंगे, पापा ऑफिस जा रहे होंगे, कोई दोस्त होगा जो निकाल देगा. सो दैट क्या होगा, एग्जाम से पहले, मतलब जब आप गृह प्रवेश करेंगे 2:45 बजे एग्जाम में हॉल में, उस एक बार शीट फटाफट देखना, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी जो इंस्टीट्यूट छेड़ेगा आपको. जैसे पहला ये वाला पॉइंट, आई राइट इंपॉर्टेंट, दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, छेड़ेगा, दिख रहा है आपको वहाँ पर. फिर डेफिनेशन ऑफ स्मॉल कंपनी.
अगर किसी ने ऑडिट के अमेंडमेंट्स देखी नहीं, मैंने ऑलरेडी चैनल पे डाल दी थी, आप देख लीजिए इंटर ऑडिट अमेंडमेंट्स। सो कुछ कॉमन अमेंडमेंट्स है अपनी, जैसे ये वाली अमेंडमेंट है, स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन चेंज हो गई, तो वो कारों में भी होता है, ऑडिटर्स वाले सेक्शन में भी चेंज होता है। स्मॉल कंपनी की वैसे डेफिनेशन इंपॉर्टेंट होती थी हमेशा, तो यहाँ पर क्या चेंज है वो सर लिमिट है जो बढ़ा दी गई है, क्या कहता है, इट सेज स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी, ये पहले भी था। पेड अप कैपिटल विच डज नॉट एक्सीड 2 crore rupees or such higher amount as may prescribe which shall not be more than 10 crore rupees. So with a capital max 2 crores, capital max 2 crore and पहले भी यही था। turnover max 20 crore rupees and सरकार बढ़ा के कितना बढ़ा सकते हैं, 100 crore बढ़ा सकती है। आज की डेट में जो लिमिट याद रखनी है अपने को, कितनी याद रखनी है बेटा, 2 crores 20 crores and the figure is and। मेरा कैपिटल मैक्स 2 करोड़ का हो सकता है एंड मेरा टर्नओवर मैक्स 20 करोड़ का हो सकता है, कैपिटल मैक्स 2 करोड़ का एंड टर्नओवर मैक्स 20 करोड़ रुपए का। तो दिस इज द डेफिनेशन मीनिंग ऑफ स्मॉल कंपनी, बाकी पूरा सेम है, खाली लिमिट चेंज हो गई 2 करोड़ एंड 20 करोड़। सी वो फिगर भी चेंज हो 10 करोड़ एंड 100 करोड़ वाला, बट ठीक है वो तो प्रैक्टिकल लाइफ के लिए, एग्जाम के लिए कितना करना है, 2 करोड़ एंड 20 करोड़। काम देखिएगा आपको चैप्टर 2 पेज 119, चैप्टर 2 पेज 119। स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन, पेड अप कैपिटल विच डज नॉट एक्सीड, बेटा आपको पता है कितना हो गया अभी, यहाँ पर चेंज है बराबर 2 करोड़ रुपया, और सरकार बढ़ा के उसको 20 कर सकती है एंड टर्नओवर 20 करोड़, सरकार बढ़ा के उसको कर सकते हैं वो 100 करोड़ बराबर। तो ये डेफिनेशन चेंज है, अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट। देन फिर कुछ और क्लैरिफिकेशन आया है, क्या बोलता है वो देखो, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज अमेंडेड कंपनीज ब्ला 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 शिट ब्ला 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 ब्ला, क्या बोलते हैं, कंपनीज विच आर नॉट कंसीडर्ड टू बी लिस्टेड, अपने को पता होता था पर वो लोग ने क्लैरिफिकेशन दिया कौन कौन सी कंपनीज लिस्टेड नहीं होती है। तो आपको शायद ये एमसीक्यू में पहचानने के लिए आज है सर, फॉलोइंग कंपनी शैल नॉट बी कंसीडर्ड टू बी लिस्टेड। पहला चीज, अ पब्लिक कंपनी विच हैज नॉट लिस्टेड देयर इक्विटी शेयर्स ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, जिसने अपने इक्विटी शेयर्स लिस्ट नहीं किए बट हैव लिस्टेड देयर नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज इशूड ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस, नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशूड ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस। अच्छा, बोथ द कैटेगरीज ऑफ 1 एंड अबव। सर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी ने अगर ये लिस्ट कर रखा है तो वो लिस्टेड नहीं, अगर अनलिस्टेड कंपनी ने अगर इतना इक्विटी शेयर्स लिस्ट कर रखा होगा तो वो लिस्टेड होती है। अपन तो हमेशा ये कहते हैं बराबर, जो ऑडिट कमेटी की जब डेफिनेशन होती है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जब अपन बातें करते हैं हमेशा यही बोलते हैं ना, क्या सर लिस्टेड ने क्या अपना इक्विटी शेयर लिस्ट करके तो वो लिस्टेड होगी। सरकार कहते हैं अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी उन्होंने अगर ये सब लिस्ट कर रखा है तो हम उसको लिस्टेड नहीं मानेंगे। सर वापस से क्लैरिफिकेशन, प्राइवेट कंपनी विच हैज लिस्टेड द नॉन एनसीडीज ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, प्राइवेट कंपनीज एनसीडी, प्राइवेट कंपनी शेयर तो वैसे इशू नहीं कर सकती, अगर उन्होंने अपने एनसीडीज लिस्ट कर रखे होंगे तो वो अनलिस्टेड माना जाएगा, लिस्टेड क्यों मानेंगे उनको। सर पब्लिक कंपनीज which have not listed their equity shares on recognized stock exchange but whose equity shares are listed on a stock exchange in a jurisdiction as specified in section 23 of the act, as on section 23 of the act। अब 23(3) क्या होता है वो मैं आपको बता दूं, बेसिकली कुछ नहीं होता, वो कहता है कि इन केस ऑफ पब्लिक कंपनीज, ठीक है, इट में इशू सच क्लास ऑफ सिक्योरिटीज फॉर द पर्पज ऑफ लिस्टिंग ऑन परमिटेड स्टॉक एक्सचेंजेस इन अ परमिसिबल फॉरेन जुरिडिक्शन और सच अदर जुरिडिक्शन एज में बी प्रिस्क्राइब, वो प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है। सो 23(3) आपको ने अगर नहीं भी समझा, बेसिकली क्या सरकार बताएगी कि भैया अगर आप कोई फॉरेन जुरिडिक्शन में या फिर अगर आप इंडियन जुरिडिक्शन में कुछ अगर शेयर्स लिस्ट करते हो, कौन सी कंपनीज, वो सरकार बताएगी, तो बताया नहीं गया। तो भैया अगर अनलिस्टेड कंपनीज है, मतलब पब्लिक कंपनीज है जिसने अपने जो सिक्योरिटीज इक्विटी शेयर्स है रिकॉग्नाइज एक्सचेंज पर नहीं डाले बट कोई और जो एक्सचेंज पर डाल दिए जिसको सरकार ने बताया गया, उनको भी हम लोग लिस्टेड नहीं मानेंगे, उनको भी लिस्टेड नहीं मानेंगे। तो बेटा ये न्यू पार्ट एग्जाम में दिख सकता है आपको ये भी, ठीक है, दैट्स पॉइंट नंबर 3, सॉरी पॉइंट नंबर 2 का नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना, ये दिख सकता है आपको पेपर में। तो 1 and 2 इंपॉर्टेंट। थर्ड, रिजर्वेशन ऑफ नेम, कुछ नहीं है, खाली जो फॉर्म रिजर्व यूनिक नेम होता था ना बेटा, रिजर्व यूनिक नेम, उसकी जगह पे कौन सा फॉर्म आ गया नया, स्पाइक बोल लो, स्पाइस बोलो, सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग इलेक्ट्रॉनिकली प्लस। जैसे आईफोन प्रो मैक्स, वैसे पहले स्पाइस पढ़ते थे अगर आपको याद होगा तो, एंड स्पाइस के बाद क्या आ गया, वो स्पाइस प्लस आ गया, स्पाइस प्लस, ठीक है। तो जो नाम है ना रन वाला, अपने नेम चेंज वाले में जो था ना अपना आंसर, नाम लेना पड़ता कंपनी अपन इनकॉर्पोरेट करते तो रन के थ्रू अपन लेते रिजर्व यूनिक नेम, अब वहां पर आ गया स्पाइस INC 32, स्पाइस INC 32, ठीक है। तो फॉर्म नाम नंबर चेंज है, तो ऐसा आंसर में इतना कुछ चेंज नहीं, खाली रन की जगह पे स्पाइस 132। कहां पर चेंज करना, चैप्टर 3 में पेज 128 में, चैप्टर 3 में पेज 128 में। नेक्स्ट फिर क्या कहता है, पॉइंट नंबर 4,
चैप्टर 3 पेज 139 एंटायर अमेंडमेंट टॉपिक इज एज फॉलोअर्स। क्या है, अब वो पहले अपन स्पाइस फॉर्म पढ़ते थे, वैसे भी अपन वो आरटीपी बोलते हैं, रीड टाइम परमिट्स। अब वो स्पाइस की जगह पे नया फॉर्म आ गया स्पाइस प्लस। क्या आ गया सर? स्पाइस प्लस। तो जो पूरा है चैप्टर 3 पेज 139, देखो इधर, सॉरी पेज वहाँ पर मिस्टेक है, पेज 144 है बेटा, वो 139 नहीं, पेज 144 है। अच्छा वो मैंने उसका लिया, बुक में पेज 144 होगा वो, ये वाला पॉइंट। सो ऐसा कुछ था बराबर। अब इसमें क्या चेंज हो, वैसे भी इसको अपन ने आरटीपी लिखा हुआ था पूरा, पेज 144, 145, 146, वापस उसकी जगह पर भी नया वाला फॉर्म आ गया। लेट्स रीड इट बिकॉज अपन ये पहली बार कर रहे हैं, पढ़ ही लेते इसको एक बार अपन। सर अंडर स्पाइस simplified integrated process for incorporation of company electronically plus the application for allotment of up to 3 directors। आपके पास अगर 3 से ज़्यादा डायरेक्टर्स है जिनके पास डिन नहीं है तो आप नॉर्मल रूट से जाएंगे। अगर आपके पास 5-6 डायरेक्टर्स बनने जा रहे हो, आप 5 में से मैक्सिमम 3 का ही आप इसके थ्रू अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास 2 लोग हैं तो उनका बाद में आप अलग से डिन लीजिएगा। तो स्पाइस के थ्रू अपन कितने लोग का डिन ले सकते हैं? मैक्सिमम अप टू 3 लोग का। हाँ, अगर 5 डायरेक्टर्स है, 5 के पास डिन है, तो अब ये फॉर्म क्यों यूज करोगे आप? बराबर, सीधा इनकॉर्पोरेट करो, क्योंकि इसमें आपको दिन लेने की जरूरत नहीं है। सर रिजर्वेशन ऑफ नेम, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड द पर्टिकुलर्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ मैक्सिमम 3 डायरेक्टर्स ऑफ द प्रपोज कंपनी शैल बी फाइल्ड थ्रू INC 32, मतलब वो स्पाइस INC 32 उसके थ्रू कर सकते हैं। आपके पास ज्यादा लोग हैं तो आप नॉर्मल रूट फॉलो करो, आपको शॉर्टकट से फॉलो करना है। जैसे प्राइवेट कंपनी में 2, पब्लिक में 3 डायरेक्टर्स चाहिए बराबर, तो अपन शॉर्टकट एक ही फॉर्म में सब कुछ डाल दिया। नहीं तो प्रैक्टिकली कैसा करते हैं अपन, पहले नाम भेजेंगे, नाम का अप्रूवल आएगा बराबर, 3 लोगों का नाम का 3 नाम भेजेंगे अपन, फिर वो ROC नाम बताएगा कि क्या क्या अवेलेबल है, फिर अपन उसमें इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट्स फाइल करेंगे, फिर MOU में जाएगा, तो और पूरा टाइम पास है। इसमें सब कुछ एक साथ चला जाएगा वहाँ पर विद ROC कंपनी विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, जहाँ पर कंपनी अपना ऑफिस शुरू करने वाले, अलॉन्ग विद द फी ऑफ ₹500 इन एडिशन टू द रजिस्ट्रेशन फीस एज गिवन इन कंपनीज रूल्स 14। तो जो फॉर्म की फीस है वो 500 रुपये प्लस जो रजिस्ट्रेशन फीस है ना, स्टैम्प ड्यूटी से भरनी पड़ती है, वो अलग भर के खत्म करो। अब it may be noted that in case of a company incorporated with effect from so and so date with a nominal capital of less than or equal to 15 lakh, or in respect of companies not having a share capital whose members or whose number of members as stated in the award does not exceed 20, sir fees on spice shall not be applicable। तो इनको exemption मिली है फीस से, जहाँ पर nominal capital less than or equal to 50 lakhs है, in respect of companies not having share capital मतलब guarantee company, whose number of members as given in articles is not exceeding 20, मतलब मैक्सिमम 20 लोग है, कैपिटल लेस और इक्वल टू 15 लाख है, मेंबरशिप कितनी मैक्सिमम 20 लोग रहेंगे वहाँ पर गारंटी कंपनी में, तो उनको फीस की बात एप्लीकेबल नहीं है, उनको एग्जाम्पशन है। द प्रोमोटर ऑफ द एप्लीकेंट ऑफ द प्रपोज कंपनी क्या कहता है? शैल प्रपोज ओनली वन नेम, शैल ओनली वन नेम। वहाँ पर नॉर्मल में 3 देते हैं, यहाँ पर खाली आप एक ही नाम दोगे इन स्पाइस। नाउ व्हेन एन एप्लीकेंट हैज फाइल्ड for reservation of name which has been approved therein, he may fill the reserved name of the as a proposed name of the company. In this method, the promoter or the applicant of the proposed company shall prepare e-memorandum as per INC 33, मतलब ई महुआ जाएगा, ई महुआ इन फॉर्म नंबर INC 34। इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनीज, जो महुआ होगा वो जाएगा INC 13 में, अहुआ जाएगा वो INC 31 में। नॉर्मल कंपनी के 33, 34 जाएगा, सेक्शन 8 वालों के 13 है 31। देखो 13 उल्टा कर दीजिए 31, 13, 31 बराबर। अच्छा नॉर्मल कंपनी 33, 34 ई महुआ ई अहुआ, यूपी बिहार वाले अपन ई महुआ ई अहुआ 33, 34 एंड सेक्शन के 13 एंड 31 उल्टा कर दीजिए। नाउ इट मे बी नोटेड दैट द फैसिलिटी फाइल एप्लीकेशन ऑफ स्पाइस 32 इज अवेलेबल एज एन ऑप्शन टू द प्रोसेस फॉर सेपरेट एप्लीकेशन। जो नॉर्मल प्रोसेस वो फॉलो कर सकते तो आपका ऑप्शन है वहां पर। फिर द एप्लीकेशन फॉर और इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी अंडर रूल 38 शैल बी कम्युनिकेटेड बाय ई फॉर्म, शैल बी अकम्पनीड बाय एन ई फॉर्म अजाइल प्रो INC, नया फॉर्म है वहां पर। उसमें आप क्या क्या डिटेल्स दोगे? अपना GSTN दे दोगे, EPFO नंबर, ESIC, PT नंबर, ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट, सब एक साथ दे देंगे। कौन से फॉर्म में? अजाइल प्रो INC 35, iPhone Pro वैसा अजाइल प्रो। तो ये सब प्रोसीजर पार्ट है, प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जाम में सब बहुत रेयर। अगर स्पाइस का कुछ आ गया तो ध्यान रखना। सर नॉर्मली अपन 3 नाम देते थे, यहाँ पर अपन एक ही नाम देंगे प्रपोज का, बराबर। अच्छा डायरेक्टर मैक्सिमम 3 का डिटेल्स आप दे सकते हो। फिर आप फीस दोगे 500 अलॉन्ग विद द रजिस्ट्रेशन फीस जो भरनी पड़ती है। आप एक नाम देके कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दोगे, फिर अपना ई महुआ लगाओगे 33 में, ई अहुआ लगाओगे 34 में, सेक्शन 8 के लिए केस आएगा 13 एंड 31, 13 एंड 31।
आपका ये मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल होता है। आप सेपरेट जो डिटेल वाला फॉर्म है वो भर सकते हो। साथ में आप अजाइल प्रो INC 35 के थ्रू GST NE EPFO ESIC PT नंबर बैंक अकाउंट सारा एक साथ भर के दे सकते हैं अपन ROC को। तो वेरी रेयर, मतलब पेपर में अगर आ गए तो खाली वो प्रोसीजर पार्ट है यहाँ पर। फिर ये बीच में प्रैक्टिकली कुछ आया था, एक्टिव कंपनी टैगिंग आइडेंटिटीज एंड वेरिफिकेशन। एक्टिव मतलब वो जियो टैग लोकेशन आपने सुना होगा। प्रैक्टिकली ये मैंने एग्जाम में पढ़ाते वक्त बताया था कि जियो टैग करना मैंडेटरी हो गया। वो गूगल मैप से आपका लिंक देना पड़ता है उनको, क्योंकि आजकल का तो बोगस कंपनी बनाते हैं ना, एक ही एड्रेस पे 100 कंपनीज बनी हुई है। उसको पकड़ने के लिए अपने को ये डिटेल्स आनी पड़ती है। तो क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग पॉइंट 3 इन प्लेस ऑफ एग्जिस्टिंग पॉइंट 3 DI12 चेंजेस कहाँ जाएगा, देखो मैं आपको बताता हूँ इसको। फिर देखो, तो एज सच इससे मेरा कोई आंसर इफेक्ट नहीं हो रहा। मैंने यहाँ पर सामने स्क्रीन पे खोल रखा है, क्या बोलते हैं देखो, एक्टिव कंपनी टैगिंग एंड वेरिफिकेशन दैट्स कॉल्ड एक्टिव। तो इसमें क्या बोलते हैं, प्रोवाइड ऑल्सो दैट नो रिक्वेस्ट, इफ यू कैन रीड दिस, प्रोवाइड ऑल्सो दैट नो रिक्वेस्ट फॉर रिकॉर्डिंग द फॉलोइंग बेस इन्फॉर्मेशन और चेंजेस शैल बी एक्सेप्टेड बाय ROC फ्रॉम सच कंपनीज मार्क्ड एज एक्टिव नॉन कंप्लाइंट अनलेस ई फॉर्म एक्टिव इज फाइल। तो ई फॉर्म एक्टिव आपको फाइल करना, प्रैक्टिकली आपने अगर फाइल नहीं किया है तो उसको बोलेंगे एक्टिव नॉन कंप्लाइंट कंपनी। एक्टिव, एक्टिव का मतलब सर क्या होता है, एक्टिव कंपनी टैगिंग आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन, आइडेंटिटीज एंड वेरिफिकेशन। ये फॉर्म फाइल करना आपने फाइल नहीं किया है सर, ये सारे फॉर्म नहीं लिए जाएंगे। कौन कौन से, SH07 नहीं लिए जाएंगे, पास 3 नहीं लिए जाएंगे, DI12 नहीं लिया जाएगा। हाँ, पर DI12 लिया जा सकता है एक्सेप्ट इन केस ऑफ ABCD। सेसेशन ऑफ एनी डायरेक्टर तब लिया जाएगा। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन सच के वेदर टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आर लेस देन मिनिमम नंबर, मतलब जो 2 से कम, प्राइवेट में, पब्लिक में 3 से कम हो गया वहां पर। अपॉइंटमेंट ऑफ एनी डायरेक्टर इन केस वेयर दिन ऑफ ऑल और एनी ऑफ द डायरेक्टर्स हैव बीन डीएक्टिवेटेड, उनका ले लेंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ ऑर्डर पास बाय द कोर्ट और ट्राइब्यूनल और 80, उसमें ले लिया जाएगा वहां पर। ठीक है, नो रिक्वेस्ट फॉर रिकॉर्डिंग द फॉलोइंग इवेंट के लिए वहां पर एक्सेप्ट किया जाएगा ROC की तरफ से, अनलेस आपने ई फॉर्म एक्टिव फाइल किया है। कौन सा, 1 2 3। 1 2 में क्या है, 1 में SH07, 2 में पास 3, 3rd में DI12। ROC नहीं लेगा आपका फॉर्म, बट DI12 इन 4 सिचुएशन में वो ले सकता है, 4 सिचुएशन ले सकता है। प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट, एकेडमिकली नॉट सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट, चेंज ऑफ नेम सेक्शन 13। चेंज ऑफ नेम सेक्शन 13। तो ये मैं आपको पहले बता चुका। अच्छा, पहले अपन क्या बोलते थे, इसकी जगह पर जो रन था वहां पर क्या फॉर्म आ गया, स्पाइस INC 32 विच इज यूज एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। क्या फाइल करना अपने को, स्पाइस INC 32। ये अपन ऑलरेडी पहले बोल चुके, यहाँ ऑलरेडी बोल चुके, सेम पॉइंट है वो, उसी को लिंक कर रहे हैं, नॉट सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो अमेंडमेंट 3 खाली रीड करनी थी, 4 खाली रीड करनी थी, 5 एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेट वाला रीड करना है, 6 खाली रीड करना है, 7 उसी से लिंक्ड है सेक्शन 13 में। रन की जगह पर क्या आ जाएगा, स्पाइस INC 32। कहाँ चेंज है बेटा, चैप्टर 3 पेज 128, जहाँ पर नाम का चेंज होगा, वही वाला पॉइंट है। कम टू शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, चैप्टर 6 पेज 171, क्वेश्चन 9, शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, ये काम की चीज है। अब देखो, ये कुछ काम की डेफिनेशन हमारे लिए, इट सेज the confirmation of regional director shall be communicated within period of 15 days from the date of receipt of application, and the company shall file the confirmation with ROC within a period of 30 days, 15 days, 30 days from the date of confirmation, who shall register the same and certify that the registration within a period of 30 days from the date of filing of such confirmation. रीजनल डायरेक्टर का जो कन्फर्मेशन वो आप 15 दिन में ROC को फाइल करोगे। ठीक है, सॉरी, द कन्फर्मेशन ऑफ रीजनल डायरेक्टर शैल बी कम्युनिकेटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज। तो रीजनल डायरेक्टर अपने को 15 दिन में रिप्लाई करेगा, अपन उसको ROC को इंटीमेट करेंगे 30 दिन के अंदर, ROC उसको रिकॉर्ड करेगा विद इन 30 डेज, ROC उसको रिकॉर्ड करेगा विद इन 30 डेज। रीजनल डायरेक्टर का कन्फर्मेशन जो है, रीजनल डायरेक्टर अपने को कन्फर्मेशन देगा विद इन 15 डेज, अपन ROC को देंगे 30 दिन में, एंड 30 दिन के अंदर वो अपने को कम्युनिकेट कर देगा कि मैंने फाइल कर दिया है। कहाँ चेंज हुआ है, पेज 177, क्वेश्चन 9, चैप्टर 6, पेज 171 आई थिंक। अलग अलग क्यों है, मिस्टेक है इसमें बेटा। चैप्टर 6,
क्वेश्चन नंबर 9। तो पेज 186 है, प्लीज़ चेंज है, वहाँ पर भी कुछ पता नहीं, कुछ मैंने पुराना एडिशन खोल दिया, आई थिंक पेज 186 है, पेज 186 इसमें such change must be confirmed by the regional director within 15 days on application made in this behalf by the company. फिर he shall certify the registration within 15 days and the certificate shall be conclusive evidence. तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर आपको उसको ऐड करना पड़ेगा नीचे। पेज 186। The confirmation of regional director shall be communicated within a period of 15 days from the date of receipt of application, and the company shall file the confirmation with the ROC within a period of 30 days from the date of confirmation, who shall register the same and certify the changes, certify the registration within a period of 30 days. तो अपन भी फाइल करेंगे ROC 30 दिन में, ROC अपने को confirmation देगा विद इन 30 days के अंदर। तो ध्यान रखना यहाँ पर चेंज हुआ 12(5) सब सेक्शन में, 12(5) जो अपन रजिस्टर ऑफिस चेंज करते हैं विद इन द सेम स्टेट, विद इन द सेम सिटी, बट ROC अलग अलग है, ROC अलग अलग है, वहाँ पर ये चेंज हुआ है। पेज 186। फिर कंपल्सरी कन्वर्जन ऑफ अ ओपीसी इनटू अ पब्लिक कंपनी और अ प्राइवेट कंपनी, क्या है ये देखो अभी, कंपल्सरी कन्वर्जन ऑफ अ ओपीसी इनटू अ पब्लिक कंपनी और अ प्राइवेट कंपनी, इंपॉर्टेंट। सर, द ओपीसी शैल ऑल्टर इट्स MOUA and AUA by passing a resolution as per section 122 of the act to give the effect of the following changes। क्या क्या चेंज है? OPC कैन बी कन्वर्ट इनटू प्राइवेट और पब्लिक अदर देन सेक्शन 8, वो नहीं हो सकती, सेक्शन 8 तो अलग ही होती है। आफ्टर इंक्रीजिंग द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एंड मेंबर्स टू 2 और 7 अगर पब्लिक बनानी है, पब्लिक बनानी है 2 और 3 एज अ केस में भी, मतलब अगर प्राइवेट कंपनी है तो 2 है, पब्लिक है तो 7 मेंबर्स चाहिए, प्राइवेट कंपनी तो 2 डायरेक्टर्स चाहिए, एंड अगर पब्लिक कंपनी तो 3 डायरेक्टर्स चाहिए। तो डिपेंडिंग अपन कौन सी बनाना चाहते हो बना लीजिए, एंड मेंटेन द मिनिमम पेड अप कैपिटल एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेक्शन 18 ऑफ द एक्ट, बराबर। सो प्राइवेट कंपनी में मेंबर्स 2 होते हैं एंड पब्लिक में 7 होते हैं, तो आप उतना मेंबर्स इंक्रीज कीजिए। अच्छा, प्राइवेट में 2 डायरेक्टर्स होते हैं, पब्लिक में 3 डायरेक्टर्स होते हैं, तो ओपीसी अगर तेरे को जो भी बनने का ना तो उसके हिसाब से इंक्रीज कर सकती है। द कंपनी शैल फाइल फॉर्म नंबर INC 6 फॉर इट्स कन्वर्जन टू प्राइवेट और पब्लिक कंपनी अदर देन सेक्शन 8 by attaching the following documents: AUA MOUA, copy of resolution, list of proposed members along with directors and उनका consent, list of creditors and the latest audited balance sheet and P&L. On being satisfied, ROC क्या कर देगा? ROC कोई दे देगा, कोई मिल गया, company is incorporated. Important. फिर वॉलंटरी कन्वर्जन ऑफ ओपीसी इनटू पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, पता है वो 50 लाख और 2 करोड़ हुआ करता था, 50 लाख और 2 करोड़। अगर किसी को याद होगा तो ये नो सच कंपनी शैल बी वॉलंटरीली कन्वर्टेड, याद है ऐसा कुछ है बेटा? ये हट गया, ये डिलीट हो गया। पेज है 118 बुक में, ये हट गया, डिलीट हो गया, ठीक है। तो वॉलंटरी खत्म। वो जो कन्वर्जन वाला जो भी आंसर सीखा वो इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में देख सकते हैं। मिस्टर राम है, ओपीसी है, बहुत बढ़ गया है, वो कहते हैं कि मेरे को पब्लिक बनना है, प्राइवेट बनना है, जो भी बनना है उनको, तो आपको फॉर्म भर के देना पड़ेगा, वो पूरा डिटेल्स अपन ने पढ़ा, वो काम की चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट, अब कन्वर्जन ऑफ अ प्राइवेट कंपनी इनटू ओपीसी। प्राइवेट कंपनी क्या बन रही है अभी? ओपीसी ने। प्राइवेट कंपनी में कितने होते हैं? 2 मेंबर्स होते हैं, ओपीसी में तो 1 ही चाहिएगा। अच्छा, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर, तो ओपीसी में अगर 1 होता तो भी चलेगा। तो ये बड़ी कंपनी एकदम छोटी वाली बन रही है। पहले क्या अपन ने ओपीसी से अपन या तो प्राइवेट बनना चाहते हैं तो पब्लिक बनना चाहते हैं, तो वो वाला आंसर करेंगे अपन। ये क्या कहता है? प्राइवेट कंपनी को ओपीसी बनने का। So private company other than a company registered section that's NPO may convert itself into OPC by passing a SR in GM. By passing a SR in GM चाहिएगा अपने को। Before passing such resolution अपने को क्या चाहिए? NOC चाहिएगा, किससे? Members and creditors से। फिर the private company, क्योंकि तो private company थी, shall file a copy of the SR with the ROC within 30 days and from the date of passing such resolution in form number MGT 14. MGT 14 में भरना पड़ेगा आपको। The company shall file an application form number INC 6 for its conversion from OPC into from private company into OPC along with the fees and following documents चाहिएगा अपने को। The directors of the company shall give a declaration by way of affidavit that all the members and creditors have given their consent. तो डायरेक्टर्स को सर्टिफाई करेंगे भैया वो लोग को जो कंसेंट जो चाहिए था उन लोग लेकर आ गए। लिस्ट ऑफ मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स,
लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट P&L एंड कॉपी ऑफ NOC जो ऊपर बना के ना, मतलब ROC जो क्रेडिटर्स है उन्होंने जो नो ऑब्जेक्शन दिया है वो पीछे आप अटैच कर दीजिए। ROC चेक करके वो खुश हो गया तो कोई दे देगा, कोई मिल गया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कोई सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब वो कंपनी जो है वो नई OPC बन गई, जो प्राइवेट है वो OPC बन गई है। सो OPC से प्राइवेट पब्लिक बनने वाला जो आंसर था एंड प्राइवेट से OPC बनने वाला आंसर, बेटा ये काम की चीज है। कोई बच्चा कह रहा होगा सर पब्लिक से OPC नहीं बन सकता ना, नहीं, अभी तक वो रूल्स नहीं है, फ्यूचर में आएंगे पता नहीं, अभी तक वो रूल्स नहीं है। तो ये दोनों आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चैप्टर 9 पॉइंट नंबर 9 खत्म, ठीक है। नाउ रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉस्पेक्टस, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉस्पेक्टस सेक्शन 26 चैप्टर 4 में क्या कहते हैं सर, अ कॉपी ऑफ प्रॉस्पेक्टस मस्ट बी फाइल्ड विद द ROC, तो इसको ही मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है विद ROC बिफोर इट्स पब्लिकेशन। मार्केट में जाने से पहले अपने के पास ROC को रजिस्टर करना पड़ेगा। इट शुड बी साइंड बाय द एवरी पर्सन हु इज नेम्ड इन द प्रॉस्पेक्टस एज अ डायरेक्टर, मतलब बोलते हैं ना जिन जिन लोगों ने साइन किया है, किन किन लोगों ने, कंपनी, प्रमोटर, डायरेक्टर, सब के सब लाइबल होते हैं। तो अभी लाइबिलिटी की बात नहीं करें, अभी अपन रजिस्ट्रेशन की बात करें। तो सर कौन साइन करेगा, सब लोग साइन करेंगे सर, सब लोग जिनका नाम प्रॉस्पेक्टस में गया है, जो डायरेक्टर है, जो बनने वाला है डायरेक्टर, उसने अग्री किया है, सब लोग साइन करेंगे। साथ में क्या अटैच करना है आपको, कंसेंट ऑफ एक्सपर्ट कंसेंट विद द कंसेंट इन राइटिंग ऑफ द पर्सन इफ एनी नेम्ड इन द प्रॉस्पेक्टस एज द डायरेक्टर होगा वो, एज द ऑडिटर, लीगल एडवाइजर, अटॉर्नी, उनका जाएगा इन प्रोफेशनल कैपेसिटी। कॉपी ऑफ अंडरराइटिंग अग्रीमेंट वो जाएगा। The prospectus must contain a statement that the copy has been filed with ROC, indicating the requisite documents by giving the name. क्या क्या अपन ने ROC को भी दे दिया है। The prospectus must be issued within 90 days of filing of the same to the ROC, either by the advertisement of newspaper or otherwise. अच्छा, अगर अपन ने फॉलो नहीं किया सेक्शन, the company shall be punishable with the fine of minimum 50,000 rupees, but which may extend to 3 lakh rupees. एंड जो इंसान है, तो देखो कंपनी के लिए बेटा 50,000 से लेके 3 लाख, एंड जो इंसान है, जो ऑफिसर है, ऑफिसर, उसके लिए क्या बोला गया है, मिनिमम 50,000 रुपीज, मैक्सिमम 3 लाख रुपया। सेम है। तो बेटा ये चेंज हो गई पेनल्टी, मतलब ये पूरा आंसर में चेंज हो गया है। तो अभी आपको ये फाइल करना होगा, ये डॉक्यूमेंट याद करना पड़ेगा, सेक्शन नंबर 26 रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉस्पेक्टस। तो अपन पहले भी बोलते हैं सर्कुलेशन से पहले ROC के पास रजिस्टर करो, वहाँ पर साइन करवाओ किसका, जिसका नाम प्रॉस्पेक्टस में गया है। अच्छा, आपको अटैच करना पड़ेगा क्या क्या, एक्सपर्ट का कंसेंट, बाकी लोग का कंसेंट, ऑडिटर, लीगल एडवाइजर, ब्रोकर, जो भी है वहाँ पर उनका सा, फिर अंडरराइटिंग अग्रीमेंट। आप इसको फाइल करोगे ROC के पास, ठीक है, अलॉन्ग विद द अदर डॉक्यूमेंट जो दे दिए थे वो भी लिस्ट बना के दीजिए उनको। इट मस्ट बी इशूड, प्रॉस्पेक्टस फाइल करने के बाद 90 दिन के अंदर आपको इशू करना पड़ेगा। कुछ भी कांड किया आपने तो बेटा ये पेनल्टी 50,000 से लेके 3 लाख, एंड इंसान की भी बेटा कितनी है, 50,000 से लेके 3 लाख रुपया, काम का सेक्शन। व्हेन द रजिस्ट्रार मस्ट रिफ्यूज रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉस्पेक्टस, वो ओमिट हो गया, वो वैसे भी नहीं पढ़ते थे अपन। अब्रिज प्रॉस्पेक्ट जो अपने बुक का पहला क्वेश्चन है, अब्रिज प्रॉस्पेक्ट पेज 141 पे, उसको आप डिलीट कर दीजिएगा, मतलब वो भी कट हो गया। एक से 141 146 यार फिर से मिस्टेक है वहां पर, ये वाला पेज 148 पे, सॉरी पेज 148 पे है ना अब्रिज प्रॉस्पेक्टस, पेज 148 पे कट। वन 148 एंड एक ये होगा पावर्स ऑफ सेबी वाला, ये वैसे भी अपन काटते थे, अपन तो पहले भी काटते नहीं पढ़ते। पेज 153 पे, 153 पे अपन ने काटा होगा, देख लीजिए आपकी बुक में, तो ये भी डिलीट हो गया, पेज 153 वाला और पेज 148 वाला। तो आई जस्ट चेंज द पेज नंबर, 148 वाला और पेज 153 वाला, ठीक है, ओमिट हो गया। तो जो अपने अब्रीज प्रोसेस में बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो है अभी भी, बेसिकली क्या हुआ है वहाँ पर, जो पहले बल्कि फॉर्म हुआ करता था अब्रीज प्रॉस्पेक्टस, वो पूरा चेंज कर उन्होंने बहुत छोटा कर दिया है, वहाँ पर बहुत छोटा कर दिया अब्रीज प्रॉस्पेक्टस में। मतलब वो ऐसा अब्रीज प्रॉस्पेक्टस जो कंटेंट है वो सेबी के कुछ ICAR की गाइडलाइंस होती है जो अपने को सिलेबस में नहीं है, इसलिए वो वहाँ से डिलीट हो गया, ध्यान रखना वो। सो इफ यू सी दिस पार्ट एंड इफ यू रीड दिस, देखो, SEBI has come to form a view based on the practical filings of abridged prospectus by the issuer security that the abridged prospectus themselves become bulky. So the underlying intent behind stipulation of this requirement of providing a concise document that captures in outline
The most important details pertaining to any issue was getting defeated. Therefore, with a view to making abridged prospectus less voluminous and more reader friendly, SEBI issued a notification dated so and so date, ठीक है, blah blah blah, so an amendment to amend the disclosure mandate from an abridged prospectus. The requirements were contained in Regulation 58 with Schedules 8 of the said ICDR. So जो ICDR के रिक्वायरमेंट उसमें वो है, वहां पर डाल दे, तो कंपनीज एक्ट के पार्ट से उसको कम कर दे, क्योंकि अब्रिज का मतलब बोला छोटा छोटा प्रोस्पेक्टस, अब वो छोटे में बहुत बड़ा हुआ करता था, अब उसको हटा के उन्होंने क्या बोला, भैया एक काम करो, यहां से लेके आप उसको आईसीडीआर में जो दिया ना हमने, नया जो फॉर्म दिया उसके हिसाब से आप डाल दीजिए यहां पर। अब इसमें कुछ बहुत ही कम पॉइंट्स है, बहुत ही कम पॉइंट्स यहां पर, बहुत ही कम पॉइंट्स उनको फॉलो करना। तो ऐसे मेरे आंसर्स में कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, ध्यान रखना। नाउ सेक्शन 40, सिक्योरिटीज टू बी डेल्ट विद इन स्टॉक एक्सचेंज। क्या बोलता है देखो, सिक्योरिटीज टू बी डेल्ट विद इन स्टॉक एक्सचेंज। Every company making public offer shall, before making such offer, will make an application to one or more exchange for the obtaining permission of the securities to be dealt with such stock exchange. बराबर अपन आरओसी को, मैंने एक्सचेंज को अप्लाई करके मेरा शेयर लिस्ट करो। Where prospectus stated an application has been made, such prospectus should also state the name or names of the exchange जहाँ पर अपन securities को लिस्ट करने वाले। All the money is received from through application money, बराबर, जो सब्सक्रिप्शन से अपने पास पैसा है, it should be deposited in a separate bank account in a scheduled bank and shall not be utilized for any purpose other than adjustment of allotment of securities, या फिर अगर अपना सब्सक्रिप्शन ही नहीं हुआ तो वहाँ पर रिफंड कर देंगे, बराबर, ये सब पढ़ते हो आप लोग। एनी कंडीशन purporting to require bind any applicant for securities to waive compliance with any of the requirement shall be void। अगर आपने ये कुछ तोड़ा, उसके लिए आपने कुछ भी रेजोल्यूशन पास किया, वो सारा रेजोल्यूशन वॉइड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, चेंज हो गया। क्या चेंज हुआ देखो, if a default is made in compliance with the provision of this section, the company shall be punishable with a fine of minimum 5 lakh rupees, but which may extend to 50 lakh rupees, and every officer के लिए 50,000 rupees, which may extend to 3 lakh rupees। तो यहाँ पर पेनल्टी चेंज है, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन 40 की। अरे वो लिस्टिंग का स्टेटस लेते ना अपन, वो चेंज है ये पेनल्टी। सो 5 लाख से लेके 50 लाख हो गई कंपनी के लिए, ऑफिसर के लिए बेटा 50,000 से लेके 3 लाख हो गई। फिर सेक्शन 29, पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज टू बी इन डीमैट फॉर्म, क्योंकि अभी तो क्या हो गया, सब चीजें डीमैट के थ्रू होगी, तो आंसर्स में कोई चेंज नहीं हो रहा है। अपन वैसे भी 29 वाला नहीं पढ़ते थे, खाली क्या है, एवरी कंपनी मेकिंग पब्लिक ऑफर एंड एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी एंड सच अदर क्लास ऑफ कंपनीज शैल इश्यू द सिक्योरिटीज ओनली थ्रू डीमैट फॉर्म। अदर कंपनीज में इशू इन फिजिकल और इन डीमैट, उन पर ऑप्शन होता है। पर बेटा अगर जो लिस्टेड कंपनी है, मतलब अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जो अपनी सिक्योरिटीज लेकर आएंगे, या फिर अदर क्लास ऑफ कंपनी जो प्रिस्क्राइब किया जाएगा, वो मैंडेटरी डीमैट में करेंगे। तो आंसर्स में कोई चेंज नहीं है, खाली रीड करना है, कहीं भी फर्क नहीं पड़ रहा है इससे। सर इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज इन डीमैट फॉर्म बाय अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, उसी को लिंक करते हुए बेटा रीड कर लीजिए। आरटीपी प्रैक्टिसिंग सीएस से उनको अप्रूवल लेना पड़ेगा, साइन करवा के लाना पड़ेगा, एंड उसको सर्टिफाई करवा के पास 6 भर देना अपन वहां पर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को। ठीक है, तो ऐसा कोई आंसर चेंज नहीं हो रहा इससे भी। पनिशमेंट फॉर इम्पर्सोनेशन एंड जीडीआर का आंसर्स, इसमें आई थिंक पेज नंबर में कुछ इशू है, प्रोस्पेक्टस में को टुवर्ड्स द एंड आपको मिलेगा इम्पर्सोनेशन वाला आंसर। ये वाला ऊपर पनिशमेंट फॉर पर्सोनेशन दिख रहा है कैसे हो जाए, ये पूरा कट गया ये बेटा। दिस इज ऑन पेज नंबर 154 पे आ जाइए, 154। और नीचे जो जीडीआर के जो रूल्स देखे ना, वो भी मत पढ़ना, भी कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है। 154 एंड 155, 154 एंड 155 कुछ भी पढ़ने का जरूरत नहीं है, नहीं पढ़ना है 154 155। I'll change the page number here, 154 155 नहीं पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। ये जो आंसर है इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके चलना, सेक्शन 43 इंपॉर्टेंट मार्क करके चलना, अमेंडमेंट नंबर 13 इंपॉर्टेंट। देखो अभी
नो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स शैल इशू इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स एज टू डिविडेंड वोटिंग। जनरल अपन क्या बोलते हैं, एक शेयर आपके पास एक वोट मिलेगा आपको, बराबर 1000 शेयर है एक वोट, 1 मेंबर 1 वोट बोलते हैं अपन। बट आप क्या बोल सकते हो, आपकी वोटिंग राइट्स हम चेंज कर सकते हैं अगर मैं ये वाले इक्विटी शेयर इशू करूंगा तो। उसके लिए कुछ कंडीशन है। पहला, औवा शुड ऑथराइज द इशू। नंबर 2, ओआर पास किया गया है आपने जनरल मीटिंग, तो पहला है औवा। नंबर 2, ओआर एट जनरल मीटिंग। प्रोवाइडेड वेदर इक्विटी शेयर्स आर लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, द इशू ऑफ सच शेयर्स शैल बी अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर थ्रू अ पोस्टल बैलेट। फिजिकल आने की जरूरत नहीं, पोस्टल बैलेट से आप अप्रूवल दे सकते हो। द वोटिंग पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स with differential voting rights shall not exceed 74% of the total voting power, including voting power in respect of equity shares with differential rights issued at any point of time। मतलब मैक्सिमम आप 74% ऑफ टोटल वोटिंग पावर के शेयर्स डिफरेंशियल वोटिंग राइट से इशू कर सकते हो। ये चेंज है, ठीक है। डी वाली कंडीशन होती थी वो ओमिट हो गई है, देखनी नहीं अपने को। द कंपनी हैज नॉट डिफॉल्ट इन फाइलिंग एफएस एंड एनुअल रिटर्न फॉर 3 फाइनेंशियल ईयर्स, ठीक है। उन्हें कोई डिफॉल्ट नहीं कर रखा है। द कंपनी ने, अच्छा, देयर इज नो सबसिस्टिंग डिफॉल्ट, मतलब एग्जिस्टिंग डिफॉल्ट द पेमेंट ऑफ डिक्लेयर्ड डिविडेंड टू इट्स एनी शेयर होल्डर्स और रीपेमेंट ऑफ मैच्योर डिपॉजिट और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स या फिर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। बेटा कुछ भी ये लोग ने डिफॉल्ट नहीं कर रखा है। द कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स और रीपेमेंट ऑफ एनी टर्म लोन ऑफ पीएफआई और स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और शेड्यूल्ड बैंक। बेटा कोई आईपीएफ का डिफॉल्ट नहीं है, कोई ईपीएफ का डिफॉल्ट नहीं है, कुछ भी डिफॉल्ट नहीं कर रखा है। अच्छा, अगर डिफॉल्ट कर रखा है, प्रोवाइडर कंपनी में इशू इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स अपॉन एक्सपायरी ऑफ 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल इन विच द डिफॉल्ट वाज मेड गुड। अच्छा, डिफॉल्ट कर रखा है, कोई बात नहीं, उस साल छोड़ दीजिए जिस साल आपने डिफॉल्ट ठीक किया, उसके आगे के जो नेक्स्ट 5 साल है, 5 साल गैप, 5 साल बाद आप इशू कर सकते हो। डिफॉल्ट किया, डिफॉल्ट को ठीक किया, फिर जब वो फाइनेंशियल खत्म होगा वहां से 5 साल बाद आप इशू कर सकते हो। The company has not been penalized by the court or tribunal or SEBI for during the last 3 years। फेमा वेमा सेक्रा वगैरह कुछ भी कांड नहीं कर रखा है अपने लोग का। बस ये आंसर है। इसमें जो मेन चेंज है बेटा, ये एमसीक्यू में भी आ सकते, ध्यान रखना 74%, पहले कुछ और था, अभी 74 हो गया। तो आपकी बुक में अगर ये नहीं है, वहाँ पर नहीं होगा, आई थिंक अपनी बुक में नहीं होगा 43, इसको आप निकाल के चिपका दीजिएगा, याद कर लीजिएगा, रट्टा मान लीजिए, औवा चाहिए, ओआर चाहिए। अगर लिस्टेड कंपनी है तो बेटा आप पोस्टल बैलेट से पास करवाओगे, 74% तक आप इशू कर सकते हो। अच्छा, डी ओमिट हो गया सर, एफएस के प्रति, एनुअल रिटर्न के प्रति अपन ने लास्ट 3 साल में कोई डिफॉल्ट नहीं कर रखा है, कोई अपना डिविडेंड के प्रति, मैच्योर डिपॉजिट्स के प्रति, डिबेंचर्स के प्रति कोई भी डिफॉल्ट नहीं है वहाँ पर। अच्छा, मैंने कोई भी रीपेमेंट ऑफ पीएफआई एंड स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या शेड्यूल्ड बैंक का कोई भी डिफॉल्ट नहीं करेगा। इंटरेस्ट के प्रति, ईपीएफ के प्रति, आईपीएफ के प्रति, किसी के प्रति भी कोई डिफॉल्ट नहीं। अगर डिफॉल्ट है वहाँ पर, डिफॉल्ट ठीक किया, फाइनेंशियल के एंड में किया, वहाँ पर नेक्स्ट 5 साल का गैप रखा, 5 साल बाद मैं इशू कर सकता हूँ। फिर कोर्ट ट्राइब्यूनल ने कोई मेरे को पेनल्टी नहीं लगा रखी। इंपॉर्टेंट आंसर, एमसीक्यू में दिखेगा आपको। फिर बायबैक ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटी, बायबैक में पेनल्टी चेंज होगी बेटा। अगेन आई थिंक पेज नंबर मुझसे कोई पुरानी एडिशन का आ गया वहां पर, चैप्टर 5 बायबैक ऑफ शेयर्स में, बायबैक ऑफ शेयर्स। बायबैक इज ऑन पेज 163 अपनी, वहां पर कुछ पेनल्टी आई है बायबैक। पेज 158, तो देखो सेक्शन 68, 69, 70, पेज है 158, 158, ये होगा आई थिंक 160 पर। स्वेट इक्विटी शेयर्स, in case of a default the company shall be punished with a fine of minimum 1 lakh rupees but which may extend to 3 lakh rupees। कंपनी के लिए है बेटा 1 to 3 लाख, ऑफिसर के लिए है 1 लाख से 3 लाख। 68, 69, 70 के कॉमन पेनल्टी, क्योंकि सारा वो बायबैक, सीआरआर वाला एंड प्रोहिबिशन ऑन इश्यू बायबैक, वहाँ पर जो पेनल्टी है ये चेंज हुई है। स्वेट इक्विटी शेयर है इंपॉर्टेंट, क्या कहता है, द कंपनी शैल नॉट इश्यू स्वेट इक्विटी शेयर्स फॉर मोर देन 50% ऑफ द एक्जिस्टिंग पेड अप कैपिटल इन अ ईयर or the share of the issue of rupees 5 crores whichever is higher, subject to maximum 25% paid up capital at any point of time। मैक्सिमम 25% हो सकता है आपका, मैक्सिमम 25%। और एग्जिस्टिंग कैपिटल का आपका कितना हो सकता है 15%, या फिर अगर आप वैल्यू देख रहे हो तो मैक्सिमम 5 करोड़ विचेवर इज हायर। सो नंबर्स में 15%, वैल्यू में 5 करोड़ विचेवर इज हायर। जितने भी शेयर्स होंगे आप उतना ही बायबैक कर सकते हो, सॉरी उतना ही आप स्वेट इक्विटी के थ्रू रूट कर सकते हो, सिक्योरिटी स्वेट इक्विटी के थ्रू रूट कर सकते हो।
टोटल पेड अप कैपिटल का मैक्सिमम 25%, उतना ही आप स्वेट इक्विटी के थ्रू इशू कर सकते हो। ये नहीं था, अब ऐड हो गया है। हाउएवर अ स्टार्टअप कंपनी मे इशू स्वेट इक्विटी शेयर्स नॉट एक्सीडिंग 50% अप टू 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन। स्वेट इक्विटी के लिए बेनिफिट है 50% तक। किसके लिए? स्टार्टअप। तो स्टार्टअप वाले, क्योंकि उनको पता है कि भैया 5 से 10 साल तक तो प्रॉफिट आने वाला नहीं है, एम्प्लॉय को रोकना पड़ेगा, तो वो लोग मैक्सिमम 50% इशू कर सकते हैं। न्यू पॉइंट ऐड हुआ है, स्वेट इक्विटी वाली जो कंडीशन है स्वेट, ये एक्स्ट्रा कंडीशन है, इंपॉर्टेंट। राइट इशू ऑफ शेयर्स सेक्शन 62, तो आई थिंक ये भी 160 पेज होना चाहिए। हाँ, पर डेज जो था वो चेंज हो गया है स्वेट राइट इशू में। दिस इज 165। स्वेट इक्विटी इज ऑन बेटा 166 एंड राइट इशू भी नीचे ही है 166। तो यहाँ पर जो डेज थे ना बेटा, वो जो डेज थे, ये वाला पॉइंट नंबर 2, ये चेंज है। पेज 166 लिखिए वहाँ पर। ये भी 166 राइट इशू में, पेज 166। क्या चेंज हुआ देखो। The company must give notice by sending a letter of offer to each of the equity shares, giving him option to take the shares offered to him by the company. फिर the notice to refer shall be dispatched through register post or speed post or email or through any other mode, having proof of delivery to all the existing shareholders at least 3 days before the opening of the offer. The shareholder must be informed that the number of shares he has an option to buy, giving him at least 15 दिन or such lesser number of days as may prescribe, which shall not be less than 7 days and not more than 30 days. So minimum 7 दिन, maximum 30 days. If the shareholder does not convey the company to his acceptance, he shall be deemed to have declined offer. तो ये डेज में चेंज हो गया बेटा, पेज नंबर 166, पेज नंबर 166, ध्यान रखना। क्लियर? कहाँ चेंज हुआ है? फिर डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अपनी बुक में नहीं होता था, मतलब आप इसको रीड करेंगे, दिस इज योर होमवर्क। पूरा जो टॉपिक है पूरा चेंज हो गया, डीआरआर की बात है, रीड करना है आपको इसको, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। डीआरआर आपको रीड करने, कुछ नहीं, खाली वो अकाउंट्स में इंपॉर्टेंट हमेशा मैं बोलता था, बट क्या है अभी चेंज हो गया, कुछ एडिशनल पॉइंट्स डाल दे, खाली इसको रीड करना है। डीआरआर। कम टू डिपॉजिट्स। चैप्टर 14। ये तो 13 खुला। आई थिंक मैंने जो पेज नंबर लिंक है वो भी पुरानी बुक से लिंक कर दिया है, तो वो मिस्टेक हो गई है बेटा। मैं आपको मैप करवाया था अभी, आई थिंक दूसरे एडिशन से मैप कर दिया मैंने उसको। कम टू डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स में पेज नंबर 340, मैं मैप करवा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। पेज नंबर 340, इसमें ऐसा कुछ पॉइंट दिख रहा होगा, आर वाला, ₹25 lakhs or more received by a startup company by way of a convertible notes, it should be received in a single tranche from a person, बराबर। वहां पर उसी वाले पॉइंट में
इग्नोर द पेज नंबर क्योंकि वो आई थिंक रॉन्ग मैपिंग हो गई है। चैप्टर खोल लिया सीधा आप। चैप्टर 14 में डिपॉजिट्स वाले में जो मेरा पहला आंसर है, इसमें इफ़ यू सी दिस आंसर, पॉइंट नंबर आर वाला, ₹25 लाख वाला, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना मैं आपको बता दूँ। इट सेज 25 लाख रुपीज़ और मोर रिसीव बाय अ स्टार्टअप कंपनी बाय वे ऑफ कन्वर्टेबल नोट्स, ठीक है। इट शुड बी रिसीव्ड इन अ सिंगल ट्रांस फ्रॉम अ पर्सन, ये ऐसा लिखा होगा वहाँ पर। अब एक काम करो, यहाँ पर आप ऐड कर दीजिए लाइन, इसके आगे ऐड कीजिए, लिखो वहाँ पर कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स और repayable within period not exceeding 10 years from date of issue। ये लाइन लिख दीजिए यहाँ पर, कन्वर्टेबल इंटू इक्विटी शेयर्स और रीपेबल विद इन पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। ये लाइन लिख दीजिए। तो डिपॉजिट्स में यही चेंज था, नॉट एक्सीडिंग 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। सो द पेज नंबर इज 340। आई थिंक सारे आगे के पेज नंबर्स भी रॉन्ग होंगे। आई थिंक मैंने पुराना एडिशन से मैप कर दिया, सॉरी। अमेंडमेंट शीट में भी अमेंडमेंट, हाँ लो बकवास करोगे ना मेरे बारे में बोलोगे सर, भाई चैप्टर नंबर राइट लिखा है, पढ़ा राइट रहो मैं आपको, आंसर्स में कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ रहा है। कम टू चैप्टर 10 चार्जेस, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा चेंज है। चैप्टर 10 चार्जेस, पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रवेंशन दिख रहा है आपको, पेज नंबर है आपका 234। पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रवेंशन सेक्शन 86 दिख रहा है आपको, ये पेज नंबर बेटा बुक में 234। क्या हो गया यहाँ पर, रिप्लेस इट विद बिलो प्रोविजन, इंपॉर्टेंट 234। If any company is in default of complying with any provision of this chapter, charging the company shall be liable to penalty of 5 lakh rupees and every officer is liable 50,000 rupees, 5 lakh and 50,000. If any person willfully furnish any false information or knowingly suppresses any material information regarding charges, he shall be liable for section 447. 5,50,000 important 234 पे। क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर 234, क्वेश्चन नंबर 10। रुक जाओ अभी, ध्यान रखना। तो ये चेंज हो गया, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, मैंने पहले भी इंपॉर्टेंट लिखा था। सेक्शन 81 एंड 85, सेक्शन 81 एंड 85, 81 85 पेज नंबर 230 पे कट। ठीक है, तो एग्जाम के लिए आपको नहीं पढ़ना है 81 85 कट। ठीक है, फिर रजिस्टर ऑफ मेंबर्स सेक्शन 88 अगेन पेनल्टी इज चेंज इफ अ कंपनी डज नॉट मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स और डिबेंचर होल्डर्स अदर सिक्योरिटी होल्डर्स, सो कंपनी शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ 3 लाख रुपीज एंड द ऑफिसर इन डिफॉल्ट शैल बी लायबल टू पेनल्टी ऑफ 50,000 रुपीज। तो अगेन पेनल्टी चेंज है, याद हो तो ठीक है, वाली छोड़ देना, ऊपर वाले तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 19 वाले जो वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कर लीजिए याद क्योंकि चेंज है, एमसीक्यू में कहीं दिख जाए तो। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स की पेनल्टी, नेक्स्ट एनुअल रिटर्न। आंसर में बहुत ज़्यादा चेंजेस इसमें इंपॉर्टेंट, अपनी बुक में नहीं मिलेगा इसलिए मैंने पूरा यहाँ पर डाल दिया। एनुअल रिटर्न क्या कहता है, एवरी कंपनी शैल प्रिपेयर अ रिटर्न दैट्स कॉल्ड एनुअल रिटर्न इन प्रिस्क्राइब फॉर्म कंटेनिंग द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑन द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल 31 मार्च के दिन। क्या कह जाएगा वहाँ पर, सर रजिस्टर ऑफिस, प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडी कंपनी, एसोसिएट कंपनीज, पूरा छास उसका डिटेल्स दीजिएगा आप। शेयर्स, डिबेंचर, अदर सिक्योरिटी होल्डर्स का शेयर होल्डिंग पैटर्न दीजिएगा। पॉइंट नंबर सी ओमिट हो गया है। डी मेंबर डिबेंचर होल्डर्स अलॉन्ग विद द चेंजेस, कुछ चेंज हुआ है तो उसका डिटेल्स ही दीजिए।
प्रमोटेड डायरेक्टर KMP उनका डिटेल दे दीजिए, कितना मीटिंग हुआ था मेंबर्स का, बोर्ड का अलग अलग कमेटी का उसका डिटेल दे दीजिए, रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर एंड KMP, पेनल्टी ऑन द डायरेक्टर कंपनीज एंड ऑफिसर उनका डिटेल दे दीजिए, फिर कंप्लायंस जिसके जो सर्टिफिकेट है उसका डिटेल्स दीजिए, डिटेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर उनका डिटेल्स एंड सच अदर मैटर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो एग्जाम में आ सकता है व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ एनुअल रिटर्न, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। इट हैज़ टू बी साइंड बाय बेटा एज अ साइंड बाय अ डायरेक्टर एंड अ CS। अगर CS नहीं है तो बाय कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, कंपनी डायरेक्टर साइन करेगा एंड एक CS साइन करेगा, डायरेक्टर एंड CS साइन करेगा। अगर CS नहीं है तो कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस से आप साइन करवा लीजिए। अच्छा, इन रिलेशन टू OPC स्मॉल कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी, अगर वो स्टार्टअप है तो एनुअल रिटर्न शैल बी साइंड बाय द कंपनी सेक्रेटरी, अगर CS नहीं है तो बाय द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो अगर आप OPC हो, स्मॉल कंपनी हो, स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी, तो कौन साइन करेगा? खाली CS साइन करेगा। CS नहीं है तो फिर कौन करेगा? डायरेक्टर करेगा। वहाँ पर एंड की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाउएवर द CG में प्रिस्क्राइब अब्रीज एनुअल रिटर्न, किसके लिए? OPC के लिए, स्मॉल कंपनी के लिए, अनदर क्लास ऑफ कंपनीज एज मे प्रिस्क्राइब, प्रिस्क्राइब नहीं किया गया। फिर the annual return filed by a listed company, or a company having such paid up capital as may prescribe shall be certified by a CS in practice in the prescribed form stating that the annual return discloses the facts correctly। तो listed company के लिए another class of company जिनका turnover बताएगा या capital बताएगा, कौन साइन करेगा उसके लिए? CSP, company secretary in practice। फिर ये जो annual return की कॉपी वेबसाइट पे जाएगी and the same shall be disclosed in the board report। Every company shall file with ROC the copy of annual return within 60 days, MCQ, within 60 days from the date of the AGM is held, and अगर AGM नहीं हुई है then within 60 days from the last date on which AGM should have been held along with the reason कि क्यों AGM नहीं हुई है। 30 सितंबर का आखिरी दिन होता है मेरा, अक्टूबर नवंबर 30 नवंबर तक आपको फाइल करना होता है। बाकी प्रैक्टिकली वो एक्सटेंशन आते रहते हैं, ठीक है, आते रहते हैं। पॉइंट नंबर 5 and 6 पेनल्टी, 5 and 6 पेनल्टी रीड कर लीजिए इसको, रीड। डन है, एनुअल रिटर्न काम की बात है। नेक्स्ट 24, तो इसके अभी मैं इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ तो ध्यान रहेगा आपको, दिस इज इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ प्रॉक्सी में क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, बता दो आपको। चैप्टर नंबर 8, पेज नंबर मेरे को नहीं पता, चैप्टर नंबर 8 पर आ जाइए क्योंकि पुराने बुक से मैप हो गया है। चैप्टर नंबर 8 प्रॉक्सी वाला, सेक्शन नंबर 105 आपका PROXY प्रॉक्सी। तो अगर आपको याद होगा पेज नंबर 200 पर ये वाला पॉइंट नंबर 4 अपन कटते हैं वैसे भी, इफ फॉर एनी मीटिंग ऑफ अ कंपनी इन्विटेशन टू ओपन द प्रॉक्सी ब्ला 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 ब्ला, ये वाले पॉइंट में ही चेंज है, ये वाले पॉइंट में ही चेंज है, पॉइंट नंबर 4 में, पेज नंबर 200 बेटा 200, पेज नंबर 200। आइए क्या है, मतलब क्योंकि आंसर्स में कभी इफेक्ट ही नहीं होता था, वहाँ पर चेंज है, पेज नंबर 200। देखो अभी, a company shall not issue any invitation at its expense to a member who is entitled to have the notice of a meeting, number of persons as specified therein as his proxy. In case of a default, अगर आपने इशू कर दिया है, he will be liable to a penalty of 50,000 रुपीज। पहले नहीं होता था, वो ऐड हो गई है। से क्या बोलता है? कंपनी shall not issue any invitation at its expense to a member who is entitled to have the notice of a meeting to appoint number of persons specified therein as his proxy
भैया अगर आपको ताकत दिखे कि आप 4 लोगों को अपॉइंट करोगे तो कंपनी अपने खर्चे पे नहीं करेगी, आपके भी अपन लोग को 4 लोगों को, कंपनी ने आपको बता दिया ठीक है, आप कंपनी को पता कौन प्रॉक्सी होगा, अब वो आपके प्रॉक्सी बन करा रहे, कंपनी क्यों उनको इंटीमेट करेगी। अब किसी ऑफिसर ने अगर इशू कर दिया ऐसा चीज तो सर उसको पेनल्टी लग जाएगी 50,000 रुपये की। हाँ, पेनल्टी कब नहीं लगेगी ऑफिसर को, that the officer of issued a list of person willing to act as proxy to a member at his written request, and the said list is available on the request in writing to every member entitled to vote at the meeting by proxy। अगर वो लिस्ट अवेलेबल है, सबके लिए खुली हुई है, तो पेनल्टी नहीं लगेगी, पेनल्टी नहीं लगेगी। कंपनी ने उसको इंटीमेट कर दिया कि भैया आप आ जाइए, राम के बिहाफ पे, श्याम के बिहाफ पे, अर्जुन के बिहाफ पे, करण के बिहाफ पे, आप उनके बिहाफ पे प्रॉक्सी बनकर आ जाइएगा, तो पेनल्टी नहीं लगेगी। पेज नंबर 200 अपॉइंटमेंट ऑफ प्रॉक्सी, पॉइंट नंबर 4, वहां पर ये चेंज है, पेनल्टी ऐड हुई है। ठीक है, फिर अब रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टन रेजोल्यूशंस एंड अग्रीमेंट्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टन रेजोल्यूशंस एंड अग्रीमेंट सेक्शन 117। हम इसको नहीं पढ़ते थे, बट इसमें क्या होगा, अगर वो पेनल्टी का चेंज आ गया है तो वापस से इसको पढ़ना पड़ेगा। अभी मार्क दिस ऑल्सो एज इंपॉर्टेंट। देखो, अ कॉपी ऑफ एवरी रेजोल्यूशन or any agreement along with an explicit statement under section 102 to business OB and SB, ordinary business, special business, if any annexed to the notice calling the meeting shall be filed with the ROC within 30 days of passing or making thereof in such manner as may be prescribed, provided every copy of such resolution affecting the alteration of the articles and copy of every agreement shall be embodied in or annexed to every copy of the article। मतलब सबको अटैच करके आपको भेजने का है आपका, और उसके बाद रजिस्टर करना पड़ता है। अगर आपने नहीं किया तो पेनल्टी कितने बेटा, 10,000 रुपीज़, कंटिन्यू डिफॉल्ट 100 रुपये पर डे टिल द डिफॉल्ट कंटिन्यू, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 2 लाख रुपीज़, एंड एवरी ऑफिसर इंक्लूडिंग द लिक्विडेटर ऑफ अ कंपनी। अगर आपने फाइल नहीं किया तो कितना पेनल्टी सेम है, 10,000 रुपया, 100 रुपये पर डे, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 50,000 रुपीज़। खाली ध्यान रखना, 10,000 100 रुपये पर डे, 2 लाख रुपये मैक्सिमम कंपनी के, ऑफिसर के लिए 10,000 रुपया, 100 रुपया पर डे, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 50,000 रुपीज़। एज सच खाली पेनल्टी में जिन्हें बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब आंसर में भी कुछ नहीं था वहाँ पर। आपको आरओसी के पास ये सारे रेजोल्यूशन जो भी आपने चेंज किया सब आपने को फाइल करना पड़ा, फाइल नहीं किया तो इतना पेनल्टी है, तो पेनल्टी में चेंज है। ठीक है, नाउ चैप्टर 9 डिविडेंड, ये अभी ऑडिट वाली कॉमन, आप ये डिविडेंड अकाउंट्स ऑर्डर्स तीनों की कॉमन पेनल्टी चलेंगी, जहाँ अंदर चेंज है मैं आपको बता दूँ क्या क्या है। सेक्शन 124 आपको याद होगा, अनपेड डिविडेंड। अब अगेन आई थिंक पेज नंबर रॉन्ग मैप हो गया वापस से। डिविडेंड चैप्टर 9, आपको याद होगा अनपेड डिविडेंड अकाउंट, वहाँ पर लास्ट में एक पेनल्टी होती थी, पेज नंबर है बेटा 214 214 पॉइंट नंबर 7। ये जो पेनल्टी ये चेंज हो गई है, ये जो पेनल्टी ये चेंज हो गई, पेज नंबर है 214 ये पेनल्टी चेंज है खाली। देखो पॉइंट 7 लिखा है वहाँ पर, पेज है 214। If a company fails to comply with any of the requirements of this section, the company shall be liable to penalty of 1 lakh rupees, contain default 500 रुपये per day, subject to maximum of 10 lakh rupees for the company। ऑफिसर के लिए 25,000 रुपीज, कंटेंट डिफॉल्ट 100 रुपये पर डे, मैक्सिमम 2 लाख रुपीज। डिविडेंड में पेनल्टी चेंज है अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, सेक्शन 124। ठीक है, नाउ अकाउंट्स ऑफ कंपनी सेक्शन 128, सेक्शन 128 पहला जो आंसर अपना होगा एमडी सीओ सीएफओ रिस्पॉन्सिबल होता है, क्या हो गया वहां पर, देखो बता दो आपको, पेज 128 में, सॉरी सेक्शन 128 में ऑडिटर से तो यहां पर ये जो पेनल्टी थी लास्ट में बेटा क्या हो गया, जेल यात्रा हट गई है, जेल यात्रा हट गई है, दैट्स ऑन पेज नंबर 304। जेल यात्रा हट गई है पेज नंबर 304 में, देखो वही लिखा होगा, मिनिमम 50,000 रुपीज, मैक्सिमम 5 लाख रुपीज। जेल यात्रा हट गई है, पेज नंबर है 304। फिर फॉलोइंग न्यू पैरा शैल बी एडेड एट द लास्ट, क्या हो गया यहाँ पर, देखो अभी ये वाला जो पॉइंट है आपने को आज से एप्लीकेबल नहीं है, प्रैक्टिकली 1 अप्रैल 2022 से एप्लीकेबल, प्रैक्टिकली 1 अप्रैल 2022 से एप्लीकेबल, तो बेसिकली मई 22 या नवंबर 22 को एप्लीकेबल, अपने के लिए तो होगा नहीं। सो आपने सुना मार्केट में ऑडिट ट्रेल जैसा कुछ, जैसे जिसने अगर आर्टिकलशिप शुरू कर रखी है आपको पता होगा, अपने को वो है
ऑडिट एसएपी में अपन ट्रेल मेंटेन करते हैं बराबर. सो हर कंपनी को अभी जो अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड रख रहे हो तो वो ट्रेल मेंटेन करना पड़ेगा अलॉन्ग विद एडिट लॉग फैसिलिटी कि कुछ भी चेंज होता है वो पता चल जाए बराबर. तो ये रूल कब से आएगा बेटा? ऑन और आफ्टर 1st day of April 22. तो आज अपने को रूल ही नहीं है तो ये अमेंडमेंट दे रखा है इंस्टीट्यूट ने, पर ठीक है अपने को वैसा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है. मई 22 नवंबर 22 में आएगा. सेक्शन 128 का चेंज है. फिर नफरा अपना सेक्शन 132 था बेटा. 132 नफरा की जो बातें लिखी हुई है पेज नंबर है 312. पेज 312 ये मैंने ऑलरेडी डाल दिया था बुक में. ये क्लास ऑफ कंपनीज एंड बॉडी कॉर्पोरेट्स गवर्न बाय द अथॉरिटी के नफरा किन किन कंपनीज के ऑडिटर को, बड़ी बड़ी कंपनीज के ऑडिटर की मार सकता है बराबर. ये वही अमेंडमेंट है जो यहाँ पर लिखी हुई है. लिस्टेड कंपनी पेड अप कैपिटल 500 करोड़, टर्नओवर 1000 करोड़, लोन्स 500 करोड़. फिर वो बैंकिंग इंश्योरेंस इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज ये अपनी बुक में है क्योंकि आई थिंक मैंने पुरानी बुक से मैप किया इसको क्योंकि पुरानी बुक में था नहीं ये. देखो वहाँ पर आपको मिलेगा. दिस यू विल सी ऑन पेज नंबर ये रहा पेज 314 पे लिखा हुआ ये रहा. इंपॉर्टेंट है. फाइनल में ओल्ड सिलेबस में आ गया न्यू सिलेबस में आ गया क्योंकि कॉमन टॉपिक है ये सब. इंटरवा तुमको छेड़ा नहीं इंस्टीट्यूट ने पूछ सकता है कि ऐसे कंपनीज मतलब ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है इनके ऑर्डर की नफरा बजा सकता है, इनके ऑर्डर की नफरा बजा सकता है. इनकी नहीं बजाएगा, इनके जो स्टार्ट ऑर्डर है उनकी बजाएगा वो. इनके जो बचा स्टार्ट ऑर्डर है इनकी वो बजाएगा. ध्यान रखना. पेज 314 में ऑलरेडी है तो ऐसा कोई चेंज है नहीं है. पेज 312 314 आई एम राइटिंग है 312 314. फिर बोर्ड रिपोर्ट की पेनल्टी में चेंज हुआ है सेक्शन 134 में. अगेन पेज नंबर चेंज हो गया इसका भी. बोर्ड रिपोर्ट में जहां पेनल्टी लेकिन लास्ट में एकदम ये पेज 319 पे, पेज 319 पे यहां पर चेंज. आई थिंक जेल यात्रा हटा दी गई है. 319 क्या चेंज है? कंपनी के लिए फ्लैट पेनल्टी हो गई 3 लाख रुपया, ऑफिसर के लिए पेनल्टी हो गई 50 रुपया. फ्लैट हो गया तो कंपनी के लिए 3 लाख है, ऑफिसर के लिए 50,000 है. कंपनी 3 लाख, ऑफिसर 50,000. बोर्ड रिपोर्ट की पूरी पेनल्टी में चेंज कर दीजिए. पेज बेटा 319 कंपनी के लिए 3 लाख, ऑफिसर के लिए 50,000. पेज 319 ठीक है. नेक्स्ट CSR. CSR में अपनी बुक में चीज़ें कवर्ड थी क्योंकि मैंने आपको लेटेस्ट ही पढ़ाई थी. वहाँ पर खाली जो चेंज नहीं हुआ था वो जो भी लेटेस्ट चेंज हुआ पेनल्टी में चेंज हुआ है. बाकी जो पूरा पॉइंट है ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ये ऐसा कोई ज़्यादा चेंज है नहीं. अपन ने जो चेंजेस आपको मैंने लेटेस्ट ही पढ़ाया था खाली जो पेनल्टी चेंज है जो अभी एकदम आया कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू वो चेंज होगा. तो इसका पेज नंबर पहले तो चेंज करते ऊपर से अपन. CSR की बातें लिखिए पेज नंबर 320 पर. पेज 320 इन द बुक. ये पूरा चीज सेम है, पूरा चीज सेम है, पूरा चीज सेम है, पूरा चीज सेम है. आपको याद होगा अनस्पेंट अमाउंट इफ इट इज रिलेटेड टू एन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, नॉन रिलेटेड ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, वो 6 महीने के अंदर एक फंड में डालना पड़ता है जो CSR में लिखा गया है वो. फिर वो कोविड की वजह से कुछ क्लैरिफिकेशन आए हुए हैं वहाँ पर. ठीक है, कोविड की वजह से कुछ क्लैरिफिकेशन आए हैं, यहाँ पर कुछ और ऐड हो गया है. तो ऐसा मेरा आंसर्स कोई फर्क नहीं पड़ रहा बेटा. आंसर्स में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. ये ऐड किया प्रैक्टिकल लाइफ के लिए. ठीक है, ऐड किया प्रैक्टिकल लाइफ. फिर वो PVM केयर फंड ये नया आया बिकॉज ऑफ कोविड बराबर. आंसर्स में कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं है. खाली रीड करना है इसको भी. ठीक है. फिर इट में बी नोटेड दैट स्पेंडिंग ऑफ CSR फंड फॉर सेटिंग अप मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स एंड टेम्पररी कोविड केयर फैसिलिटीज एलिजिबल CSR एक्टिविटी. तो ये प्रैक्टिकल लाइफ वाली चीज है. हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है बेटा ये ध्यान रखो. ये देखो अभी ये जो पेनल्टी है वो ये चेंज है, बता दूंगा कहाँ चेंज करना है.
बाकी पूरा आपको पढ़ाया गया था, क्योंकि 135 में बार बार चेंज हो रहे थे, तो जब उस टाइम पे जब बनाए गए थे नोट्स आपको पढ़ाया गया था, वो लेटेस्ट ही पढ़ाया गया था, खाली पेनल्टी चेंज हुई है अभी. If a company is in default of the complying the provision of 135, the company shall be liable to the penalty of twice the amount to be transferred by the company to the fund given in Schedule 7 or the unspent CSR account as the case may be, or 1 crore rupees whichever is less. जो आपको ट्रांसफर करना चाहिए था अनस्पेंट CSR अकाउंट में, अगर आपने ट्रांसफर नहीं किया, बताया वो 6 महीने वाला, तो ट्वाइस द अमाउंट और 1 crore rupees whichever is less. And every officer who is liable, who is in default, shall be liable to a penalty of 1/10 of the amount विच इज रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर्ड, मतलब बेसिकली 10%, कंपनी के लिए डबल, ऑफिसर के लिए 10%, और रुपीज 2 लाख विच एवर इज लेस, और रुपीज 2 लाख विच एवर इज लेस. तो ये कहाँ चेंज होगा? बाकी बेटा पूरा अपन पढ़ चुके, इसी लिस्ट में खाली वो ऐड हो गया है वो CSR वाली बातें. ये लिस्ट वैसे भी अपन नहीं पढ़ते, RTP होती थी अपनी. फिर ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट की बातें वहां लिखी है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था. ये पेज नंबर 324 पे ये चेंज है, पेज नंबर 324 पे. तो ये वाला पैरा जो है ये अमेंडमेंट, यहां वो पेनल्टी आ जाएगी. कंपनी के लिए ट्वाइस 1 crore रुपीज विच एवर इज लेस, ऑफिसर के लिए 1/10 और 2 लाख विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस. ये पैरा में चेंज है. बाकी पूरा अपन अमेंडेड ही पढ़ा था, पूरा अमेंडेड. कंपनी के लिए ट्वाइस और 1 crore विच एवर इज, ऑफिसर के लिए 1/10 और 2 लाख विच एवर इज लेस. वो ये ट्वाइस और 1 crore विच एवर इज लेस, ऑफिसर के लिए 1/10 और 2 लाख विच एवर इज लेस. बाकी पूरा अपन ने अमेंडेड पढ़ा है. बाकी जो कोविड की वजह से जो चीजें आई उससे अपने को आंसर्स में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है एकेडमिक एग्जाम के लिए. बाकी तो पागल हो जाओगे कि पूरा ये बार बार पढ़ते रहोगे, तो बाकी आपको नया पढ़ाया गया है पूरा. ठीक है. नाउ अगेन पेनल्टी चेंज है. फाइलिंग ऑफ FS विद ROC, उसमें क्या हो गया? इट में बी नोटेड दैट एवरी NBFC हु इज रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद Ind AS शैल फाइल द FS टुगेदर विद ROC, मतलब टुगेदर विद फॉर्म नंबर AOC 4 Ind AS. NBFC उनको वो एप्लीकेबल होगा. AOC 4 NBFC Ind AS, AOC 4 CFS NBFC Ind AS, तो उनका अलग से फॉर्म है NBFC वालों के लिए. कोई चेंज नहीं इसकी वजह से आंसर्स में. ठीक है. एज सच इससे आंसर्स में कोई फर्क नहीं पड़ा, खाली फॉर्म नंबर आए और इसकी पेनल्टी चेंज है. सेक्शन 137 खोलिए, सेक्शन 137 में आपको ये दिख रहा होगा पेज 329 पे, ये वाला पर. तो यहां पर चेंज हुआ है, देख लेते हैं अपन क्या चेंज है. पेज नंबर 329, पेज 329. If a company fails to comply with the provision of this section, तो कितनी पेनल्टी है? सर कंपनी को जो पेनल्टी लगेगी बेटा वो फ्लैट 10,000 रुपीज, एंड इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट 100 रुपये पर डे, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 2 लाख रुपीज, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 2 लाख रुपीज. सर MD CFO एंड अगर वो लोग नहीं है तो एनी अदर डायरेक्टर हुज इन चार्ज, या फिर अगर वो भी नहीं है कोई इंचार्ज है तो ऑल द डायरेक्टर्स. ये तो कॉमन पॉइंट है. शाल बी लायबल टू पेनल्टी ऑफ 10,000 रुपीज, 10,000 रुपीज एंड 100 रुपये पर डे, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 50,000 रुपीज. तो ये चेंज है, ध्यान रखना. सेक्शन 137 की पेनल्टी चेंज हो गई है. 137 की पेनल्टी, पेज नंबर है बेटा 329. क्लियर. नेक्स्ट ऑडिटर्स की पेनल्टी. अगर आपने ऑडिटर का लेक्चर देख रखा अमेंडमेंट वाला तो उसमें आपने पढ़ रखा होगा रेसिग्नेशन की पेनल्टी चेंज हुई है. सो रेसिग्नेशन कहां लिखा है हमारे बुक में? रेसिग्नेशन ऑफ ऑडिटर. That's on page number 265. पेनल्टी आई थिंक इस पे आ रही है 266 पर आ रही है. पेनल्टी 266 पर लिखी हुई है. तो चेंज है वहां पर. ये नॉन कंप्लायंस का ना, ये चेंज है. कुछ ऐड हुआ है खाली, मतलब बाकी तो सेम सा ही है. ऐड हुआ है पेज 266 ऑडिटर्स वाले पार्ट में, पेज 266. If the auditor does not comply with the provision of subsection 2 ADT3 फाइल नहीं किया तो he shall be liable to a penalty of same है 50,000 रुपीज और an amount equal to the remuneration whichever is less. कंटिन्यू डिफॉल्ट के लिए बेटा आ जाएगा वहां पर 500 रुपये पर डे, फिर सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 2 लाख रुपीज. ये चेंज हुआ है. पहले मैक्सिमम कुछ और होता था, अभी 2 लाख कर दिया, 2 लाख कर दिया. ठीक है. फिर
अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑडिटर 143 सबसेक्शन 3। पता है अपन आंसर पढ़ते अपने एक आंसर है ए बी सी डी ई एफ ओ में अदर पेंडिंग लिटिगेशन, फोर्सेबल लॉसेस, डिले इन ट्रांसफरिंग टू आईपीएफ। देखो वही मिलेगा आपको सर, पेंडिंग लिटिगेशन की बातें सर, डिले इन ट्रांसफरेबल टू मटेरियल फोर्सेबल लॉसेस एंड डिले इन ट्रांसफरिंग टू आईपीएफ, वो सेम बात है। तो डी वहां पर जो था वो ओमिट हो गया क्योंकि वो स्पेसिफाइड बैंक नोट्स हुआ करते, वो नोट बंदी हुई थी ना, उसका रेफरेंस होता था। अब वहां पर ये कुछ ऐड हो गया है, ई एफ जी ऐड हो गया, ठीक है, ई एफ जी बता दो किधर लिखा है वो, पेज नंबर 268 पे आपको दिख रहा है अदर मैटर्स 268 पर। तो पेंडिंग लिटिगेशन आज भी है वहां पर, डिले इन ट्रांसफरिंग टू आईपीएफ वो भी आज भी है, फोर्सेबल लॉसेस आज भी है। पॉइंट नंबर जो 4 था, मतलब जो डी बोलते थे अपन, वो वैसे भी ओमिट हो गया था तो इसलिए लिखते नहीं थे। अब उसके आगे लोग ने ई एफ जी ऐड हो गया, मतलब इसके आगे। तो पेज नंबर है आपका ये 269, यहां पर ऐड हो गया पेज नंबर 269। लॉ के पेपर पे इतना कुछ काम करनी ऑडिट के लिए, क्योंकि ऑडिटर की रिक्वायरमेंट है। तो पेज 269 की बात है सर, क्या ऐड हो गया। सो बेसिकली एक कंपनी है, ठीक है, जिसके हम ऑडिटर हैं। ऑडिटर जब आप जाओगे, आप मैनेजमेंट को बोलो मुझे लिख के दे, साइन करके दे कि मैनेजमेंट ने चेक किया है कि वो लोग ने कोई भी एक ऐसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, ना उनको लोन दिया है। और वो जो कंपनी जिसको लोन दिया, जैसे हम लोग ऑडिटर है एबी लिमिटेड के, तो एबी लिमिटेड ने अज्यूम करो एसआरके लिमिटेड को ना लोन दिया है, ना कुछ उसमें इन्वेस्ट किया है, जिससे वो आगे जाके एट दी एंड हमको इन्वेस्ट करना था रिलायंस में, पर हमने क्या किया, पैसा रूट किया, अल्टीमेट बेनिफिशियरी अपन लोग हैं, बराबर। तो भैया ऑडिटर तू जा एबी लिमिटेड के मैनेजमेंट के पास, उनको बोल मेरे को लिख के दो कि तुम लोग ने कोई पैसा ऐसा एसआरके को दिया नहीं, और एसआरके वो जाके पैसा किसको दे रहा है, आरआईएल को, क्योंकि उसका अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन होगा, वो लोन का या एडवांस जो दिया आपने या पैसा इन्वेस्ट किया एबी लिमिटेड, नहीं चलेगा। ऐसा आप लिख के दीजिए कि आपने ऐसा पैसा रूट नहीं किया। या वाइस वर्सा, अज्यूम करो हम ऑडिटर एबी लिमिटेड के, एक कंपनी है जैकमा लिमिटेड, जैकमा ने पैसा हमको दिया एबी को, और एबी ने वो पैसा इन्वेस्ट किया रिलायंस के अंदर। तो हम लोग ने ना तो दिया है, ना तो हमारे पास आया है, जैकमा ने हमको नहीं दिया और हमने आ गया कि आरआईएल को नहीं दिया, ऐसा आप लिख के दो। कौन लिख के देगा, मैनेजमेंट। किसको, ऑडिटर को। और ऑडिटर उसका तू यहां पर क्लैरिफिकेशन देगा किधर, पॉइंट नंबर ई के 1 में और 2 में लिख के देगा कि भैया ऐसा कुछ भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, कि और मैनेजमेंट ने मेरे को बता दिया है। तो बेसिकली हम लोग एक मीडियम नहीं, पहले क्या था, पैसा घुमा देते ना लोग इस कंपनी से उस कंपनी में, तो बेटा ना तो हमने किसी को दिया है जिसका अल्टीमेट बेनिफिशियरी हम है, ना हमारे पास कोई पैसा आया है और हमने आगे किसी को ट्रांसफर किया जिसका अल्टीमेट बेनिफिशियरी कोई और होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड ऑडिटर ने क्या किया, उसका एविडेंस इकट्ठा कर लिया, एविडेंस इकट्ठा कर लिया, वो बोला हाँ मेरे हिसाब से सब बराबर है, बराबर। एफ, whether the dividend declared or paid during any year by the company is in compliance with section 123। तो 123 का रेफरेंस यहां पर देना पड़ेगा आपको कि डिविडेंड अपन ने फ्री रिजर्व से दिया है, बराबर, एंड सब टाइम टू टाइम पे कर दिया है, तो वो अगर कंप्लाई हो गया तो उसका आपको ऑडिट रिपोर्ट में रेफरेंस देना पड़ेगा। फिर ये वाली जो बात है जी वाली बात, ये आज अपने लिए रेलेवेंट नहीं, क्योंकि अगेन वही वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स ना, ऑडिट ट्रेल वाली बात कि कंपनी ने ऑडिट ट्रेल मेंटेन कर रखा है, कंपनी ने बच्चों ऑडिट ट्रेल मेंटेन कर रखा है एडिट लॉग फैसिलिटी के साथ, उसका यहां पर रेफरेंस होगी। तो ये वैसे भी एग्रीबल 2022 से, तो आज अपने को एप्लीकेबल नहीं, तो बेटा कोई फर्क नहीं पड़ रहा इससे, खाली क्या है वो आपके ऑडिट के पेपर के लिए काम की बात है। एग्जाम के लिए अगर मैं बोलूं डिविडेंड वाला बात इंपॉर्टेंट होगा, वो भी ऑडिट के पेपर के लिए, ना कि लॉ के पेपर के लिए, ठीक है। पर आपको पता होना चाहिए कहां चेंज हुआ है, क्लियर। 34 देन पेनल्टी फॉर फ्रॉड, क्या है बेटा, पेनल्टी चेंज हुई है फ्रॉड की। 143.12 वाला जो आंसर था अपना, 143.12 वाला आंसर, ये वाला पेज नंबर है 272। तो जो ये वाली जो पेनल्टी है बेटा, ये चेंज हो गया पेज नंबर 272 पर। लिस्टेड कंपनी के लिए 5 लाख, अदर कंपनी के लिए 1 लाख, लिस्टेड कंपनी के लिए 5 लाख, अदर कंपनी के लिए 1 लाख एंड 5 लाख। 143.12 में पेनल्टी चेंज हुई है, ऑडिट के लिए इंपॉर्टेंट, पेज 272, पेज 272, लिस्टेड के लिए 5 लाख हो गए, अदर कंपनी के लिए 1 लाख हो गई, बस। फिर ऑडिटर्स की पेनल्टी में क्या चेंज हुआ, सेक्शन नंबर 147, पेज अगेन 272, पेज 272। तो यहां पर क्या चेंज है बताता हूं आपको। तो ये जो जेल यात्रा ना, जेल यात्रा ये हटा दी गई है,
और इसमें से ये सेक्शन 143 हटा देगा, ये चेंज है बस, खाली इतना ही चेंज है, बाकी सब सेम है। जो जेल यात्रा थी, कंपनी ने अगर कांड किया तो कंपनी की पेनल्टी सेम है, 25 से लेकर 5 लाख, ऑफिसर की 10,000 से लेकर 1 लाख। तो जेल यात्रा थी बेटा वो हट गई है, ये और विद बोथ भी हट जाएगा। ऑर्डर ने कॉन्ट्रीमेंट किया 139, 144, 145, बाकी सब सेम है। यहाँ पर जो 143 लिखा था वो हट गया। पेज नंबर 272, 272 देखो क्या है सर, कंपनी के लिए मिनिमम 25, मैक्सिमम 5 लाख रुपीस। सर ऑफिसर के लिए मिनिमम 10,000, मैक्सिमम 1 लाख। तो जेल यात्रा हट गई। कांड किया, कौन सा ऑडिटर ने कांड किया बेटा, 139 से लेके 144 एंड 145। तो जो 140 लिखा था वो हट गया, बाकी पेनल्टी सेम है, 25,000 रुपीज और 5 लाख और द 4 टाइम्स द रेम्युनरेशन ऑफ द ऑडिटर विच एवर इज लेस। बाकी चर्बी है, चूल्हे तुमने जान पूछे किया तो सेम पेनल्टी अप टू 1 ईयर, मिनिमम 50,000 रुपीज, मैक्सिमम 25 लाख रुपीज और 8 टाइम्स द रेम्युनरेशन विच एवर इज लेस, सेम है पेनल्टी सेम। समझा आपको? 35 चेंज है। मेजॉरिटी आपने देखो जो चेंज है वो बेटा पेनल्टी में चेंज है, बाकी आंसर्स में कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ रहा। जो आंसर्स में फर्क पड़ रहा है, जो मैंने मार्क करवा दिया वो इंपॉर्टेंट आगे मार्क करवा दिया आपको, इतना ही चेंज है। अच्छा, आई एम वेरी सॉरी क्योंकि वो मैंने रॉन्ग मैप करते मुझे ध्यान नहीं था, पर मैंने शीट में लिखवा दिया है। आप प्लीज़ नोट कर लीजिएगा और अपनी बुक में अकॉर्डिंगली चेंज कर लीजिएगा, ठीक है? ध्यान रखना कि जब प्रिंट निकालोगे बेटा तो ये वाला ही, ये वाला तो प्रिंट निकाल नहीं सकता क्योंकि मेरे पास होता है। आप शीट में भी चेंज कर लीजिएगा जब आप रिविजन करोगे। तो खाली पेज नंबर में मुझसे मिस्टेक हो गया, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, या जानबूझ के गलती से हो गया, ये इशू है खाली, बाकी कुछ नहीं। 35 चेंजेस है, पेनल्टी में ज़्यादा चेंज है, बाकी आंसर्स में इतना कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। क्लियर? अदर्स लॉज में कोई चेंज नहीं है, कंपनी लॉज में इतना ही चेंजेस है। विद दिस योर एंटायर अमेंडमेंट इज फिनिश। यूट्यूब पे मैं रिविजन वीडियोस लेकर आ जाऊंगा, रिकॉर्डिंग चल रही है साइमल्टेनियसली एंड वो धीरे धीरे अपलोड हो जाएगा। कूल है? तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट मिले। ओके गाइज, बाय, टेक केयर, एंजॉय। अब की बार आखिरी बार, अब की बार दिसंबर पर। बाय गाइज, टेक केयर, कीप स्माइलिंग। होएगा, कोशिश करो, होएगा।